Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Paul Laurence Dunbar's poem Sympathy. अमेरिकन कवि पॉल लॉरेंस डनबर, जिनकी एक बहुत ही फेमस कविता है सिंपैथी, आज के इस लेक्चर में हम इसी कविता की बात करेंगे। जिस पिंजरे की बात वो करते हैं, आज़ादी को गंवाने के बाद में जिस गुलामी की बात वो करते हैं, इस बात को आज के वर्तमान परिस्थितियों में समझना भी जरूरी है। 1947 में भारत आजाद हुआ। मंगल पांडे की इस आजादी के यज्ञ में पहली आहुति हुई और न जाने कितने लाखों देशभक्तों ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश को आजाद किया। सुभाष चंद्र बोस के रूप में इस यज्ञ में आखिरी आहुति पड़ी। महात्मा गांधी के बलिदान ने इस देश के आजादी को सींचा है। फिर भी लोग बेशर्मों की तरह ये कहते हैं कि आजादी भीख में मिली है। उन लोगों को गुलामी क्या होती है इस बात का शायद एहसास नहीं है। जो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ, उनको कम से कम भारत का इतिहास पता होना चाहिए। पॉल लॉरेंस डनबर की बात को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। 150 पौने 200 साल की गुलामी से लड़कर हमारे देशभक्तों ने, हमारे पूर्वजों ने भारत को आजाद किया और बहुत मुश्किल से भारत आजाद हुआ है। बड़ी मुश्किल से भारत को मिली आजादी हम यूं ही नहीं गवा सकते। पॉल लॉरेंस डनबर की इस कविता से कम ये सबक तो हमें सीखना चाहिए। पर बड़े मुश्किल से भारत आजाद हुआ, पर कुछ उतावले लोग, सरफिरे लोग इस आजाद भारत को फिर से हिंदुस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। कम से कम पॉल लॉरेंस डनबर की बात को हमें आज समझना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुलामी कोई बहुत प्यारा शब्द नहीं है, जिन्होंने भुगता है उनको समझता है। इसलिए पॉल लॉरेंस डनबर was one of the most influential black poets in American literature. अमेरिकन साहित्य में जिन कवियों के श्रृंखला में सबसे प्रभावशाली कवियों को रूप में जिनको जाना जाता है, वे पॉल लॉरेंस डनबर है। His parents were formerly enslaved from people from Kentucky. माँ बाप दोनों गुलाम थे। अफ्रीकन निग्रोज को उस जमाने में खरीदने बेचने के व्यापार के तौर पर, गुलाम के तौर पर पकड़ा जाता था और बाजारों में बेच दिया जाता था। He was widely acclaimed for the portrayal of Black Americans during the late 19th and early 20th century. उनकी कविताओं के माध्यम से जिन निग्रोज की वो बात करते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स की बात करते हैं, श्वेत वर्णीय अमेरिकन्स की वो बात करते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में उनका चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है। His dialect verses brought him a lot of attention and he received many favorable reviews. Dunbar's famous collection of poems are Oak and Ivy, Majors and Minors, Poems of Cabin and Fields, and Lyrics of the Heartside. He wrote many short stories and novels, and most notable being Folks from Dixie and The Uncalled. ये ऐसे बहुत सारे कविताओं को, बहुत सारी नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरीज को लिखने वाले एक बहुत ही संवेदनशील अमेरिकन कवि का नाम है पॉल लॉरेंस डनबर। जिस सिंपैथी कविता की हम बात कर रहे हैं, उस कविता को भी हम समझ लेते हैं। The poem Sympathy appeared in the poet's collection of poems, Lyrics of Heartside. The poem presents the feelings of an oppressed Black American who feels frustrated, dejected, and bound by the restrictions placed on the Black community by society. अपने आप को गोरे समझने वाले, ऊंचे समझने वाले, ऊंचे वर्णीय लोगों ने जिस प्रकार की ज्यादतियों को ब्लैक निग्रोज के ऊपर लाद दिया था, उन सारी समस्याओं को बयां करती ये कविता है। इस कविता के माध्यम से जिन ब्लैक अमेरिकन्स को, अश्वेत अमेरिकन्स को दबाया गया, उनको तकलीफें दी गई, वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, कैसे टूटे हुए महसूस करते हैं, इन सारे बंधनों से कैसे मुक्त हो जाना चाहते हैं, इसी बात को पॉल डनबर ने यहाँ पर बयां करने का प्रयास किया है।
जिसकी जलती है उसी को पता चलती है। जिन लोगों ने गुलामी भुगती है उन्हीं लोगों को पता है गुलामी क्या होती है। डनबर यूजेस द मेटाफर ऑफ अ केज बर्ड। एक मेटाफर का यूज करते हैं एक ऐसे पंछी का जो पिंजरे में है, टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रीडम। पिंजरा कितना ही सुंदर क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है, गुलामी गुलामी होती है। और इस जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी गुलामियों में बिताई है उन्हीं को पता चलेगा कि आजादी का मतलब क्या होता है। द पॉइंट पोर्ट्रेज द हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज बर्ड which beats its wing against the bars and is injured by the inhuman treatment। एक ऐसे पंछी का वर्णन वो करते हैं जो पिंजरे में आजाद होने के लिए अपने पंख तो फड़फड़ाता है पर जख्मी हो जाता है मनुष्य के द्वारा जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उससे किया जाता है उससे। एक जानवर किसी जानवर के साथ ऐसा बर्ताव करे बात समझ में आती है। एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ पंछी के साथ ऐसा बर्ताव करे बात समझ में आती है, क्योंकि जंगल में कोई कानून नहीं होता। पर एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ जानवरों के जैसे जैसे जब बर्ताव करता है तब हमारे इंसान होने पर सवालिया निशान लग जाता है। द पॉइंट फोकसेस ऑन ब्रूटल स्लेवरी। गुलामी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। रेशियल सेग्रीगेशन, जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटा नहीं जा सकता। एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। अफ्रीकन निग्रोज के खिलाफ श्वेत लोगों के खिलाफ जिस प्रकार का कहर उनके ऊपर ढाया गया है गुलामी के नाम पर, जितनी यातनाएं उनको दी गई है ये किसी भी हालत में स्वागतार्ह नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं पॉल डनबर। The moment we shall discuss this poem, we have to answer certain questions also, and try to understand which are what are the important questions you have to address. The important questions will be asked in the examination too. How does the poet describe the feelings of the caged bird to bring out the significance of the theme? आजादी की कल्पना कोई परिकल्पना नहीं है, पर इस कल्पना को यथार्थ में लाने के लिए पंछी जो पिंजरे में वो क्या महसूस करता है, क्या भावनाएं उसकी होती होगी, आपको बताना पड़ेगा। राइट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सीन आउटसाइड द केज एंड द कंडीशन द बर्ड इज सब्जेक्टेड टू। एक पंछी पिंजरे के अंदर क्या अनुभव करता है और बाहर की दुनिया कैसे होती है, इसका भी वर्णन आपको तुलनात्मक करना है। डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। जिस सिंपैथी इस टाइटल को इस कविता को दिया गया है उसके मायने क्या है, क्या सही में ये शीर्षक सूचक है, योग्य है, इसका भी जवाब आपको देना है। इफ यू वेर टू गिव अ डिफरेंट टाइटल व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई। अगर आप सिंपैथी इस शीर्षक के बजाय दूसरा कोई टाइटल देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है और क्यों, आपको स्पष्ट करना है। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस पोएटिक डिवाइसेस used by the poet to drive home the message he wishes to convey। डनबर जिस बात को बताना चाहता है, जिस खबर को आपके माध्यम से आपके घर तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बताने के लिए कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसका भी आपको जवाब देना है। यहां से डनबर अपनी बात कहते हैं। आई नो वॉट द केज्ड बर्ड फील्स, अलास, अरे रे, पिंजरे में जो पंछी कैद है वो किस प्रकार से महसूस करता होगा मैं जानता हूँ। जानवर इस बात को अधिकार से बोल सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता भी गुलाम के रूप में बेचे जाए गए थे। When the sun is bright on the uplands slopes, जब पहाड़ों के ढलान के ऊपर आसमान में सूरज चमकता होगा। When the wind steers soft through the springing grass, जब वसंत ऋतु में ऊंची ऊंची घास के मध्य से हवाएं खुलेआम बहती होंगी। एंड द रिवर फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास, कांच की चमकती हुई धारा की तरह जब नदी बहती होंगी तो एक पंछी पिंजरे के अंदर क्या महसूस करता होगा, इस बात का अंदाजा मुझे है, ऐसा डनबर कहते हैं। द पोएट नोज द फीलिंग ऑफ केज बर्ड। आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स। He provides beautiful images of nature and compels
to think about the freedom provided by the nature and restricted by human beings. दो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताते हैं। पंछी महसूस कर सकता है कि आसमान में जितना जब सूरज निकलता होगा, चमकता होगा, तो क्या महसूस होता होगा। जब हवाएं बहती होंगी तो किस प्रकार से वो खुशी मिलती होंगी। एंड द रिवर फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ ग्लास। मनुष्य को जो भी, पंछियों को जो भी आजादी मिली है, ये सृष्टि ने खुद दे दी है। दिस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड, bestowed, donated by the nature, but it is restricted by the human beings. कितना अच्छा होता कि हम लोगों की आजादी को नहीं छीनते। कितना अच्छा होता कि हम दूसरों को गुलाम नहीं बनाते। कितना अच्छा होता कि सभी लोग एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव करते। द बर्ड is in the cage and it is safe place, but it cannot fly when the sun is bright. कभी कभी ऐसा लगता है कि जेल बहुत सुरक्षित जगह है, पर जेल सुरक्षित हो सकती है, पर बाहर बाहर की दुनिया में कैसे जाओगे। When the sun is bright, जब आसमान में सूरज चमकता होगा तो उसकी रोशनी को कैसे महसूस करोगे। The wind is moving the grass and the river is flowing like a stream of glass. बहती हुई हवाएं देखो घास को हिला रही है। वो नदी देखो बहती हुई जो बिल्कुल कांच की तरह बह रही है। देख नहीं पाओगे। Here the poet uses simile. He provides the least of things the bird is missing. कौन कौन सी चीजें पंछी गंवा चुका है पिंजरे में रहने के कारण, उसका एक लिस्ट ही यहाँ पर वो देते हैं। The bird in the cage neither can fly on the wind nor can drink water from the flowing river. न तो अपने पंखों के आधार पर वो उड़ सकता है, न तो बहती हुई नदी का पानी पी सकता है। यहाँ पर सन, स्लोप्स, स्टेयर्स, स्प्रिंग्स, ग्रास, स्ट्रीम, ग्लास, कितना सा साउंड वो रिपीट करते हैं। ये रिमार्केबल है पॉल डनबर का कविता लिखने का तरीका। एंड the one thing is most important, that only bird can feel what is happening outside and he cannot enjoy, it cannot enjoy. वो महसूस तो कर सकता है पर देख नहीं सकता, enjoy नहीं कर सकता। When the first bird sings and the first birds opes, जब पहली बार कोई पंछी गाता होगा, जब पहली कली खिलती है, and the faint perfume from its chalice steals, I know what the caged bird feeds. जब कली खिलती होंगी, उस कली के खिलने से 40 इस प्रकार के कप के आकार के फूल जब खिलते हैं, तो वहां से जो खुशबू बहती होंगी, वो खुशबू सूंघने के बाद में पंछी क्या महसूस करता होगा। कवि कहते हैं आई नो व्हाट द केज बर्ड फील्स। जब इस प्रकार का गीत नृत्य वहां पर बाहर चलता हो, जब कलियां खिल रही हो, जब उसकी खुशबू हवाओं में बह रही हो, जानवर कहते हैं मैं जानता हूं एक पंछी क्या महसूस करता होगा। द लिस्ट ऑफ द थिंग्स द केज बर्ड मिसेस कंटिन्यूस। एक पिंजरे में कैद पंछी क्या क्या मिस करता है, इसकी लिस्ट बताना जारी है। द फर्स्ट बर्ड सिंग्स, पहला पंछी गाता है। द फर्स्ट बर्ड ऑफ द फ्लावर ओपन्स एंड ब्यूटीफुल परफ्यूम्स कम्स आउट ऑफ इट, बट अ केज बर्ड कैनॉट फ्लाई ऑफ टू स्मेल इट्स ब्यूटीफुल परफ्यूम। जब कली खिलती होंगी, फूल में रूपांतरित होता होगा, तो उसके चषक में जो खुशबू भरी हुई है वो ले नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा। द बर्ड इज डिनाइड द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। इस स्वर्गीय आनंद को उससे छीन लिया गया है। I know what the caged bird feels is an autobiographical statement that underlines the own sadness with the bird. यहाँ पर कवि अपनी आत्मिक चरित्र पर कथा को बयां भी करते हैं। पॉल डनबर जानते हैं गुलामी का मतलब क्या होता है, इसलिए पिंजरे के अंदर का पंछी और डनबर दोनों एक ही है। एंड इट्स राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी सी, वेयर ईच लेटर स्टैंड्स फॉर द लाइन एंड राइम। और यहाँ पर आप इस प्रकार का राइमिंग देखेंगे तो आपको पॉल डनबर के राइमिंग पैटर्न का भी पता चलेगा। आई नो व्हाई द केज बर्ड बीट्स हिज विंग। पिंजरे के अंदर पंछी अपने पंखों को क्यों फड़फड़ा रहा है, मुझे पता है।
पॉल कहते हैं। टिल इट्स ब्लड इज रेज ऑन द क्रूएल बार्स, इन क्रूर सलाखों के ऊपर अपने पंखों को फड़फड़ाकर जो खून के निशान लगाता है। फॉर ही मस्ट फ्लाई बैक टू हिज पार्च, वो ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता है। एंड रेस्ट ओवर देयर व्हेन ही फेन वुड बी वन ऑफ द boughs swing, किसी पेड़ की टहनी पर वो जाकर विश्राम करना चाहता है, इसलिए पंखों को फड़फड़ा रहा है। उसके लिए वो जब अपनी जान की बाजी लगा रहा है। द बर्ड इन द केज इज अनहैप्पी, पिंजरे के अंदर जो पंछी है वो अनहैप्पी है। एंड बीटिंग हिज विंग्स अगेंस्ट द बार्स एंड अंटिल दे ब्लीड, जब तक ये पंख लहूलुहान नहीं होते तब तक वो उन सलाखों के ऊपर उन पंखों को मारता है। हाउ डज सो, बिकॉज ही वांट्स टू फ्लाई बट ही कांट, क्यों? क्योंकि वो उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं पाता। द पोएट हियर आल्सो आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द बर्ड, यहाँ पर कवि अपने आप को पंछी की तरह समझ रहा है। पॉल डनबर भी कई सालों से, कई सदियों से गुलामी की इस प्रथाओं को तोड़कर आजाद हवा में सांस लेने के लिए प्रयास कर रहे, पर आजाद हो नहीं पाते। He also struggles for his freedom like the caged bird, इस पिंजरे के पंछी की तरह ही वो भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। The bird is metaphor symbolizing the slavery, गुलामी का प्रतीक है ये पिंजरा। The bird must be free and swing on the branch of a tree, but he is in the cage. वो उड़ना चाहता है, वो किसी टहनी पर जाकर झूलना चाहता है, पर उड़ेगा कैसे? पिंजरे में कैद है। आजादी का जो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कम से कम इस बात को समझे कि गुलामी क्या होती है और आजादी क्या होती है। एंड no choice to sit on the little perch in the cage and hold it tight because he cannot go elsewhere. एक छोटी सी सलाख के ऊपर बैठना और उसी को कसकर पकड़ के रहना, इसके अलावा कोई चॉइस भी इस पंछी के पास नहीं है। एक तार बंधी होती है पिंजरे के अंदर, उसी के ऊपर पंछी अपने पैरों से पकड़कर बैठा होता है। इसके अलावा कर भी क्या सकता है? कोई चॉइस थोड़ी है। जिन लोगों ने जेल भुगती होगी, जिन लोगों ने अंडमान निकोबार में काला पानी की 30-30 साल की सजाएं सहन की होंगी, उनको पता है कि सलाखों के बाहर आकर आजादी का मतलब क्या होता है। एंड पेन स्टिल थ्रॉब्स इन द ओल्ड ओल्ड स्कार्स, पंछी पंख तो फड़फड़ा रहा है, पर जो पुराने जख्मे फिर से उभर आते हैं। एंड ए पल्स अगेन विद कीनर स्टिंग, फिर से वो चुभन महसूस होती है। आई नो व्हाई ही बिट्स हिज विंग्स, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी जब वो टस नजर आती है, जब वो तकलीफ फिर से उभर आती है, पॉल डनबर फिर भी कहते हैं मुझे पता है इतनी तकलीफों के बावजूद भी वो अगर अपने पंख फड़फड़ाता है तो ये क्यों? द बर्ड इज नॉट बीटिंग हिज विंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बार्स, पहली बार थोड़ी वो प्रयास कर रहा था उड़ने का। द ओल्ड स्कार सजेस्ट, जो पुराने जख्म में है वो इस बात का गवाह है कि उसने इसके पहले भी प्रयास किया। whenever he tries again the injury pains again, जब भी प्रयास करता है जख्म और बढ़ जाते हैं, फिर से तकलीफ होती है। but the poet knows that if the bird wants to fly off he must try again and again, पर एक बात तो तय है, अगर आपको इस गुलामी से मुक्त होना है, अगर आप इस गुलाम से आजादी चाहते हैं, तो एक काम तो करना पड़ेगा, आपको उड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार ये प्रयास करना पड़ेगा। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स मी, वो जानते हैं पंछी क्यों गा रहा है, कहीं मैं तो नहीं हूं। When his wings is bruised and his bosom sore, जब उसके पंख जख्मी हो जाते हैं, जब उसका सीना छलनी हो जाता है, जख्मी हो जाता है। When he beats his bars and he would be free, वो जानता है कि ये प्रयास करने के बाद में एक गुंजाइश निकल आती है आजाद होने की। इट इज नॉट अ कैरल ऑफ द जॉय और ग्ली, ये कोई खुशी का गीत तो है नहीं कि खुश होता होगा वो, पर टाइटल इंडिकेट्स द सिंपैथी दैट द स्पीकर फील्स फॉर द केज बर्ड। पंछी जो पिंजरे के अंदर है, भीतर है, उसके बारे में कवि क्या महसूस करते हैं, इसी महसूस करने के भाव को ही सिंपैथी कहते हैं। एंड द पोएट नोस द रीजन व्हाई द बर्ड बीट्स हिज विंग्स, कवि को पता है वो वजह
जिस वजह से पंछी बेतहाशा अपने पंख फड़फड़ा रहा है एंड गेट्स इंजर्ड, जख्मी भी होता है। जिन लोगों ने आजादी के लिए प्रयास किया दुनिया ने उन्हें पागल कहा, पर ये पागल ही तो थे जो लहूलुहान होकर बार बार सारे लोगों को आजाद करने का प्रयास कर रहे थे। ही बीट्स अगेंस्ट द बार बिकॉज ही वांट्स फ्रीडम टू फ्लाई। वो बार बार अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। द बर्ड इज सिंगिंग नॉट बिकॉज इट्स हैप्पी बर्ड। अगर पंछी गाता भी है तो कोई खुशी से नहीं गा रहा है, बट प्रेयर एक इल्तिजा है, एक प्रार्थना है दैट ही सेंड्स फ्रॉम हिज हार्ट्स डीप कोर। वो अपने दिल की गहराई से इस प्रार्थना को पहुंचाना चाहता है, बट अ प्ली दैट अपवर्ड टू द हेवनली फ्लिंग्स। आसमान में कम से कम ये इल्तिजा चली जाए। आई नो बाय द केज बर्ड सिंग्स। अब कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि वो गा क्यों रहा है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड इज नॉट अ कैरल ऑफ अ जॉय। पंछी अगर पिंजरे में चहचहाता है, गाता है, तो ये कोई कैरल सॉन्ग नहीं है, चर्च में खुशी के कारण गाए जाने वाला गीत नहीं है। द केज बर्ड सिंग सॉन्ग, द पोएट टेल्स अस, इज अ प्रेयर एंड अ रिक्वेस्ट दैट ही सेंड्स टू हेवन। पंछी जो पिंजरे के अंदर गाता है वो गीत नहीं है, इल्तिजा है, प्रार्थना है। भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है ताकि ये आसमान तक, उस स्वर तक, जन्नत तक ये इल्तिजा चली जाए। इट इज नीडलेस टू टेल दैट इट्स अ प्रेयर एंड प्ली फॉर फ्रीडम। अब ये बताना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये जो प्रार्थना है ये उस आजादी के लिए है जिसके लिए वो पंख फड़फड़ा रहा है। Let us hope that this discussion will help you to understand what does Paul Denver wants to convey. इस कविता के माध्यम से पॉल डेनवर क्या बताना चाहते हैं इस बात को आप समझ ही जाएंगे। साथ ही साथ आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके ये आज़ादी मिली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।